हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से अपने चैनल रिचअप स्टडी पर। चलिए दोस्त, आज फिर से हम लोग नेक्स्ट क्लास को लेकर के आए हैं। इसमें जो प्रीवियस हम लोग करे थे उससे आगे का यह लेक्चर है। देखिए, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे कि रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं, है ना। रासायनिक समीकरण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है उसके बारे में हम लोग देख चुके थे। ठीक है, तो चलिए, यहाँ तक पिछले वीडियो में हो चुका है। इससे आगे हम लोग अब नेक्स्ट में देखते हैं। चलिए, तो आज हम लोग देखते हैं बुआ कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। यदि हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं, ठीक है, तो इसका क्या लाभ है, इसका क्या बेनिफिट है। ठीक है, तो वही है बुआ कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ, है ना। कि रासायनिक समीकरण यदि हम लिखते हैं, कोई सा भी केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक, कोई सा भी रिएक्शन होता है, तो उस रिएक्शन में हम लोग जो रासायनिक समीकरण लिखते हैं उसका क्या फायदा है ना, उसको देखते हैं। देखिए, तो लिखा हुआ है बुआ कि रासायनिक समीकरण के उपयोग से निम्नलिखित प्रकार से लाभ, है ना। मतलब रासायनिक जो समीकरण लिखते हैं उसका निम्नलिखित उपयोग है, उसका लाभ निम्नलिखित है। ठीक है, पहला क्या है, देखिए कि रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण को लिखना आसान हो गया। यदि पहला बात कि यदि हम लोग समीकरण नहीं लिखते, यदि हम लोग लिखते कि हाइड्रोजन को हाइड्रोजन, क्लोरीन का क्लोरीन हिंदी में लिखते, तो यह दिक्कत हो जाता। तो जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इसको समीकरण के रूप में लिखना बड़ा आसान होता है, बड़ा कम समय में हम इजी वे में उसको लिख पाते हैं। ठीक है, अगला हुआ कि याद करने में समय की बचत हुई और आसानी से लिखा जा सकता है ना। इसे याद करने में भी समय का बचत हो गया और उसके साथ साथ इसको एकदम इजी वे में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो यह रासायनिक समीकरण लिखने का फायदा है। आगे क्या हुआ कि रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफलों के निश्चित द्रव्यमान का पता चलता है ना। प्रतिफल है जिसमें पता चल जाता है कि कितना द्रव्यमान है, उसके द्रव्यमानों के बारे में पता चलता है और कितना कितना द्रव्यमान के होते हैं वो भी पता चलता है ना। तो रासायनिक समीकरण के माध्यम से हमें द्रव्यमान के बारे में भी पता चल जाता है। तो रासायनिक समीकरण लिखना ज़्यादा बेनिफिट है ना। चलिए, हालांकि इसके कुछ सीमाएं भी हैं, है ना, कि क्या नहीं करना चाहिए हमें रासायनिक समीकरण में। ठीक है, तो अभी हम लोग लाभ देखते हैं, उससे नीचे है उसको हम लोग देख लेंगे। आगे हुआ कि पूरे विश्व में रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है। यह जो उपयोग होता है यह पूरे दुनिया में उपयोग होता है ना, जिससे जानकारी प्राप्त करने में कठिनाइयाँ, है ना, नहीं होती है। ठीक है, कठिनाइयाँ यहाँ पर होगा, कठिनाइयाँ करिए, कठिनाइयाँ नहीं होती है। मतलब यह जो है ये पूरे विश्व के कोई भी इंसान यदि नया केमिकल रिएक्शन को लिखता है और वह पब्लिक करता है पूरे दुनिया के लिए, तो हर दुनिया के हर जगह पर उसको अच्छा से समझा जा सकता है ना। इसका बहुत बड़ा अच्छा बात है, बहुत बड़ा बात है कि रासायनिक समीकरण से हमें बहुत चीज़ की जानकारी मिलती है, समय का बचत होता है, पूरा दुनिया में, है ना, इसको लोग जान पाते हैं, पूरा दुनिया इसको समझ पाता है ना। तो इसका लाभ देख लिए हम लोग, रासायनिक समीकरण का लाभ। आगे देखिए बुआ कि रासायनिक समीकरण की सीमाएं, इसके कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी नहीं मिलती है ना। यह लाभ नहीं, यह हानि है ना। यह हानि है कि जब हम रासायनिक समीकरण लिखते हैं तो उस समीकरण में यह पता नहीं चलता है कि ठोस है, द्रव है, गैस है। समीकरण लिखने से इसका पता नहीं चलता है। उसको लिखने के लिए हमको लिखना पड़ता है स्पेशल कि गैस है तो गैस लिखना पड़ेगा, ठोस है तो ठोस लिखना पड़ेगा, द्रव है तो द्रव लिखना पड़ता है। तो यह रासायनिक समीकरण से हमें जो भी प्रतिफल है या अभिकारक है उसके भौतिक अवस्था के बारे में पता नहीं चलता है। ठीक है बुआ, चलिए अगला है कि अभिक्रिया से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया
किन दिशाओं यानी ताप, दाब, सांद्रण, इसको सांद्रण करिएगा, ठीक है, सांद्रण है ना, और उत्प्रेरक में संभव है, ठीक है। इसके दिशाओं का पता नहीं चलता है, कौन सा दिशा, ताप, दाब, सांद्रता, इसके बारे में पता नहीं चलता है। ये भी है हमारा हानि समीकरण का, ठीक है। लेकिन ज्यादातर बउआ लाभ है समीकरण लिखने से, है ना। उसके बाद बाकी तो क्या हुआ, ठोस, द्रव, गैस, इस पता नहीं चलेगा तो उसको तो हम लिख देंगे, गैस का G लिख देंगे, ठोस का S लिख देंगे सॉलिड, और लिक्विड का L लिख देंगे, तो उसे हमको पता चल जाएगा, है ना। चलिए इससे आगे देखते हैं। अगला है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषण का पता नहीं चलता है। जब हम अभिक्रिया कर दिए और समीकरण लिख दिए तो उसमें यह पता नहीं चलता है कि ऊष्मा निकल रहा है कि वह ऊष्मा ले रहा है ना। तो इसको हमें तीर के निशान देना होता है। यदि ऊष्मा बाहर निकल रहा है तो ऊपर की तरफ तीर लगाते हैं, यदि इसको रिएक्शन के लिए ऊष्मा चाहिए तो अंदर की तरफ तीर के निशान लगाते हैं, है ना, जिससे हमको पता चल जाता है। तो केमिकल रिएक्शन जब कराते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं, तो इस अभिक्रिया में क्या होता है, ऊष्मा का पता नहीं चलता कि उत्सर्जित हो रहा है कि अवशोषित हो रहा है। इसको हमको स्पेशल इंडिकेट करना पड़ता है इसको दिखाने के लिए, ठीक है बुआ। चलिए अगला है कि रासायनिक समीकरण अभिक्रिया के दौरान वेग का पता नहीं चलता है। समीकरण जब हम लोग लिख देते हैं तो उस अभिक्रिया के दौरान कितना वेग है उसमें, इसका पता नहीं चलता कि कितना वेग से रिएक्शन हुआ है, इसका पता नहीं चलता है, ठीक है। अगला हुआ कि कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान विस्फोट के साथ होती है, इस बात को भी नहीं बतलाता है ना, इस बात को भी नहीं बतलाता है। यदि रासायनिक अभिक्रिया करें और अभिक्रिया होने के बाद जो उसका प्रोडक्ट आया उससे यह पता नहीं चलता है कि विस्फोट हो रहा है कि ऐसे ही है ना, तो इसका भी पता नहीं चलता है। तो ये सब हमारा क्या, यह सब रासायनिक समीकरण के यह हानि है बउआ, ठीक है। चलिए अगला है देखिए कि रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी कैसे बनाया जाता है, इसको और यूजफुल हम कैसे बनाएं, है ना। तो कैसे बनाते हैं ऐसा सुनिए। देखिए क्या है कि अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी देकर हम इसको और उपयोगी बनाने के लिए इसको हम जानकारी दे देते हैं कि समीकरण लिख दिए और समीकरण में हम लोग भौतिक अवस्था की जानकारी देते हैं कि कौन सा ठोस है, कौन सा द्रव है और कौन सा गैस है। तो भौतिक जो अवस्था होता है रिएक्शन के दौरान पता नहीं चलता है, और जब हम समीकरण लिख दिए, अब देखिए रिएक्शन के दौरान तब पता चल जाता है, लेकिन जब समीकरण लिख के हम दिखा देंगे तो उसमें पता नहीं चलेगा कि ठोस कौन है, द्रव कौन है, गैस कौन है। तो इसको अपना से लिखना होता है ना, जिसको और अच्छा बनाने के लिए और उपयोगी बनाने के लिए हम लोग उसको लिख देते हैं, ठीक है बुआ। चलिए अब देखिए अभिकारकों एवं प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी, है ना, प्रतिफलों की भौतिक अवस्था की जानकारी उसके सूत्र के आगे ठोस रहे तो S लगाते हैं, द्रव रहे तो G लगाते हैं और गैस रहे तो L लगाते हैं, तथा जलीय विलयन रहे तो A और Q लगाकर सूचित करते हैं, जिससे समीकरण में हमको पता चल जाता है बउआ कि उसका भौतिक अवस्था क्या है से, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए CaCO3 है, ठीक है, तो ये क्या है, ये है सॉलिड। देखिए ये क्या है, CaCO, ये क्या है, ये भी है सॉलिड, और ये क्या है CO2, ये क्या है, यह है गैस। तो हम लोग रिएक्शन के दौरान, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बुआ कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, यह सॉलिड है। ये क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड, ये भी क्या है, सॉलिड है। और ये क्या है, CO2, ये क्या है, गैस है। तो इसके आगे हम लोग S लगा दिए हैं, जिससे पता चलता है कि यह सॉलिड है। इसको भी S लगा दिए हैं, सॉलिड का पता चलता है, और इसको G लगा दिए हैं, यह गैस का पता चलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किसी भी रिएक्शन होता है तो उसके समीकरण में हम लोग S, है ना, सॉलिड रहेगा तो S, लिक्विड रहेगा तो क्या लगाएंगे, L लगाएंगे, और जो गैस रहेगा तो हम लोग G लगा देंगे। यदि जलीय विलयन रहे तो इसको AQ लगा देते हैं। तो इससे और जो समीकरण है उसकी भौतिक
अवस्थाओं के बारे में पता चलता है। ठीक है बउआ, चलिए आगे देखिए कि ऊष्माक्षेपी तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया की जानकारी देकर रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी हम इस प्रकार दे सकते हैं, है ना। जब रिएक्शन होता है तो उसमें ऊष्मा निकलता भी है कुछ ऐसा रिएक्शन में, और कुछ ऐसा रिएक्शन में ऊष्मा इसको चाहिए, तो हम लोग तीर के साइन लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि ऊष्मा इसको चाहिए, ये ले रहा है कि ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, बाहर दे रहा है ना। तो उसमें हम लोग तीर के निशान लगा के उसको इंडिकेट करते हैं। यदि ऊष्मा निकल रहा है तो बाहर की तरफ तीर दे देते हैं, यदि ऊष्मा ले रहा है यानी अवशोषित कर रहा है तो इसमें अंदर की ओर तीर लगाते हैं। ठीक है बुआ, चलिए आगे है कि अगर समीकरण के दाईं ओर ऊष्मा देंगे तो अवक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। याद रखिएगा, यदि दाईं ओर देते हैं तो अभिक्षेपी, है ना, और समीकरण के बाईं ओर ऊष्मा देंगे तो वह क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है बउआ, इसको भी याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इससे आगे देखते हैं। देखिए जैसे बुआ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है कार्बन, क्या है ये कार्बन, और ये क्या है, ये है ऑक्सीजन। तो जब कार्बन और ऑक्सीजन को मिलाएं तो क्या बन गया, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, है ना। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है ना, ये गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब देखिए यहाँ पर होगा तीर के निशान, ठीक है, इसको हम लोग तीर के निशान से सूचित करेंगे। ठीक है बुआ, यहाँ भी तीर के निशान है और यहाँ भी तीर के निशान होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए बुआ कि यहाँ पर कि C कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन और ऑक्सीजन से क्या बना, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसमें प्लस ऊष्मा दिया हुआ है तो ये क्या है, ये है ऊष्माक्षेपी। क्या है, ऊष्माक्षेपी। जब भी बुआ कि दाहिने साइड में रिएक्शन जो तीर के निशान है समीकरण है, उस समीकरण के दाहिने साइड में यदि ऊष्मा लिखल रहता है उसको कहते हैं ऊष्माक्षेपी। यदि समीकरण के बाएं तरफ यदि ऊष्मा है तो उसको बोलते हैं ऊष्माशोषी। मतलब पहले इसमें ऊष्मा चाहिए, इधर वाला तो अभिक्रिया में भाग लेता है, तो अभिक्रिया में भाग लिया, जैसे ये नाइट्रोजन है ये और ऑक्सीजन है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को ऊष्मा मिला, यानी इस सब अभिक्रिया मिलकर के क्या बनाया, 2NO बनाया। क्या बनाया बुआ, 2NO, जिसको हम लोग नाइट्रो ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है बुआ, चलिए आगे देखिए, आगे हम लोग देखते हैं। देखिए आगे है कि गैस के उत्सर्जन की जानकारी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई गैस निकलती है, जैसे कोई सा भी गैस निकल रहा है अभिक्रिया के दौरान, है ना, तो उसके संकेत को ठीक बगल में ऊपर की ओर, है ना, यानी तीर के निशान ऊपर होगा। ठीक है, ऊपर की ओर इसको समझिएगा, ऊपर की ओर तीर के निशान है। ठीक है बुआ, चलिए ऊपर की ओर क्या है, ऊपर की ओर तीर के निशान है, तो ऊपर की ओर निशान लगा देंगे जिससे पता चलता है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। ठीक है, तो गैस को उत्सर्जित होने के लिए, है ना, हम लोग उसमें यदि गैस उत्सर्जित हो रही है तो उसको तीर के निशान ऊपर लगाते हैं, जिससे हमको पता चल जाता है कि यह जो रिएक्शन हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, इस अभिक्रिया में गैस बाहर निकल रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या है बुआ, यहाँ पर है जिंक, Zn जिंक है, और इसको क्या है, H2SO4 को हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ है जिंक है और सल्फ्यूरिक अम्ल है, तो जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल का जब रिएक्शन हुआ है, अभिक्रिया हुआ है, तो ये कथी बन गया है, ये बन गया है जिंक सल्फेट, ZnSO4, जिंक सल्फेट और प्लस H2 गैस है। और यह जो H2 होगा बउआ, यह बाहर की तरफ गैस क्या होगा, निकल रहा है, तो इसको ऊपर की तरफ, है ना, तीर के निशान लगा देंगे, तो H2 गैस बाहर की तरफ निकल रहा है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि किस प्रकार यदि गैस निकलेगा तो उसको हम लोग तीर के निशान ऊपर की तरफ लगाते हैं। ठीक है, देखिए कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि सर यहाँ पर Zn था, है ना, और SO4 था, तो Zn के साथ SO4 ही क्यों आया, है ना, H2 क्यों नहीं आया। ठीक है, तो इस पर हम लोग एक लेक्चर को लेकर के आएंगे कि किस प्रकार हम लोग समीकरण को लिखते हैं। ठीक है, इस पर हम लोग एक स्पेशल
है ना। ये जब ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो इस पर हम स्पेशल किसी भी समीकरण को कैसे लिखा जाता है उसके बारे में एक लेक्चर को हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए, तो उसके लिए हम स्पेशल एगो वीडियो को लेकर के आएंगे। इसमें करेंगे तो थोड़ा सा यह जो हमारा जो कंटिन्यू चल रहा है एक सिलेबस वह थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे हुआ कि अवक्षेप बनने की जानकारी यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप निकलना चाहती है, ठीक है। अवक्षेप यदि बन रहा है ना, रासायनिक अभिक्रिया कराएं और अभिक्रिया के दौरान कोई अवक्षेप बन के निकल रहा है तो उसके ठीक बगल में नीचे की ओर क्या करते हैं, तीर का निशान लगाते हैं बुआ। क्या इन नीचे की ओर हम लोग तीर को इसको लगा देंगे, ठीक है। नीचे की ओर तीर का निशान लगाते हैं, है ना। जैसे यहाँ पर क्या होगा, ये होगा नीचे की ओर तीर का निशान, ठीक है। हाँ, ये होगा बुआ नीचे की ओर तीर का निशान, ठीक है। चलो ठीक है ना, नीचे की ओर हम लोग तीर का निशान लगा दिए इसमें। जैसे ये क्या है बुआ, ये है आपका, है ना, AgNO3 और उसके साथ इधर आएंगे तो HCl। देखिए AgNO3 को हम लोग बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। क्या बोलते हैं इसको, सिल्वर नाइट्रेट, है ना। ये है सिल्वर नाइट्रेट, ये तो एसिड है, जानते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये दोनों का रिएक्शन हुआ तो क्या बन गया, यह बन गया सिल्वर क्लोराइड। क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड। और इसमें जब सिल्वर क्लोराइड बना, ये क्या है, ये अमोनिया बना। क्या है, HNO3, है ना। 3 नीचे होगा, इसको आप सही कर दीजिएगा। यहाँ भी 3 नीचे होगा, ठीक है। O के नीचे 3 और यहाँ भी O के नीचे 3। तो HNO3 क्या है, यह अमोनिया है। और AgCl ये क्या है, सिल्वर क्लोराइड है। ये क्या है, ये है सिल्वर नाइट्रेट है। और ये क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो इसका निर्माण होता है। और निर्माण होता है बुआ तो यह जो सिल्वर नाइट्रेट है इसको हम लोग नीचे तीर का निशान लगा देते हैं क्योंकि यह अपक्षेप है, ठीक है। तो अपक्षेप यदि बनता है तो उसको तीर के निशान नीचे लगा देते हैं जिससे पता चलता है कि यह एक अपक्षेप है, ठीक है। चलिए अगला है बुआ कि अभिक्रियाओं की शर्तों की जानकारी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की शर्तों की जानकारी जो होती है ना, यहाँ पर 2 बार टाइप हो चुका है, ठीक है। जो जानकारी जो होता है जैसे ताप हो गया, दाब हो गया, उत्प्रेरक हो गया, है ना, अभिकारक और प्रतिफल के बीच व्यवस्थित तीर के निशान, है ना, के ऊपर या नीचे दर्शाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं इसको, है ना। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको हम लोग समझ सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए ये क्या है, ये ताप है और प्लस दाब है, ताप और दाब और नीचे है उत्प्रेरक, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग उसको दर्शाते हैं। अगला हुआ कि अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता की जानकारी किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान अगर कोई अभिक्रिया उत्क्रमणीय हो तो अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक के विपरीत दिशा में 2 तीर का निशान लगा देते हैं। जैसे कि यदि बउआ की अभिक्रिया, देखो अभिक्रिया की उत्क्रमणीयता मतलब होता है कि दोनों तरफ, है ना। देखिए उत्क्रमणीयता का मतलब होता है कि वह उसके तरह काम करेगा और वह उसके तरह काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर यदि हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिख के इधर तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, अब फिर ऐसे लिख करके फिर हम इसको इधर तीर का निशान लगा देंगे, ठीक है। इससे यह पता चलता है कि यह वाला सेम वैसा है और वह वाला सेम ऐसा है, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीयता, ठीक है ना। तो यदि उत्क्रमणीयता रहता है कि जिस प्रकार इधर है उस प्रकार उधर एक्सचेंज कर सकते हैं, जैसा इधर वैसा उधर, वैसा उधर वैसा उधर, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, उत्क्रमणीयता। और इसको हम लोग इस प्रकार के तीर से दर्शाते हैं, ठीक है। चलिए अगला है कि उत्क्रमणीय, है ना, उत्क्रमणीय अभिक्रिया, ठीक है। चलिए तो अब देखते हैं बुआ कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक क्रिया कर प्रतिफल का निर्माण करती है
और प्रतिफल पुनः अभिक्रिया कर अभिकारक का निर्माण करती है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया को उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, मतलब हुआ कि जैसे यहाँ ए है, ए और बी मिल करके सी डी का निर्माण किया है, अब फिर सी और डी मिल करके ए बी का निर्माण करेगा, है ना। उसी को हम लोग बोलते हैं कथी, उत्क्रमणीयता, यानी जैसा ये वैसा ये, जैसा ये काम करेगा वैसा ये काम करेगा। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा हुआ कि N2, ठीक है, क्या है, नाइट्रोजन और प्लस हाइड्रोजन है। ठीक है, ये देखिए आगे जो 2 लगाया हुआ है ना, यह क्या किया गया है, यह इसको बैलेंस किया गया है। ठीक है, तो देखिए ये है नाइट्रोजन, ये है हाइड्रोजन, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलने से क्या बनाया, NH3, NH3 को अमोनिया कहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर N2 और H2 मिल करके कथी बना दिया, यह मिल करके बुआ बनाया कथी, यह बनाया आपका अमोनिया, और फिर अमोनिया टूटेगा तो वह क्या बना देगा, तो फिर बुआ यदि अमोनिया टूटता है तो वह फिर बना देगा क्या, वह बना देगा आपका N2 और H2। तो इसी को हम लोग बोलते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया, यानी इस अभिक्रिया में जो भाग ले रहा है अभिकारक, वह प्रतिफल का निर्माण कर रहा है, अब फिर यदि प्रतिफल को हम रिएक्शन कराते हैं तो फिर वह क्या बन जाएगा, वह फिर अभिकारक बन जाएगा। ठीक है, तो उस प्रकार के जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है बुआ, तो चलिए आज हम लोग वीडियो को यहीं तक रखते हैं, है ना, मिलते हैं फिर से हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे को लेक्चर लेकर के। ठीक है, यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।